हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो इसलिए बड़े नहीं होते कि वो दूसरों से कुछ अलग करते हैं, बल्कि वो ये कि वो जिस फील्ड में होते हैं उसमें समर्पित भाव से खुद को लगातार मांझते रहते हैं, खुद को तराशते रहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी की सलाहियत के। उनकी प्रतिस्पर्धा खुद से होती है। आप में फन या हुनर होना एक अलग बात है और इस हुनर को जीना एक अलग बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज फिर शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूँ हिंदुस्तान के अजीम एक्टर दिलीप साहब की कहानी। 7 जुलाई को उनका निधन हो गया। जैसे ही खबर आई मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको दिलीप साहब की ही कहानी सुनाऊंगा। उनकी कहानी को मैंने नाम दिया है वो नए दौर वाला था। और आज की कहानी के लिए जो साजो सामान जुटाया है वो मेरे मित्र हैं अमित पाठे। अमित ने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चटर्जी और फिल्म क्रिटिक और रेडियो एक्सपर्ट विप्लव गुप्ता से बात की थी। अमित ने कई अच्छी जानकारियां जुटाई। अमित को तो बहुत धन्यवाद है ही, आलोक सर और विप्लव जी को भी मेरा बहुत धन्यवाद है जिन्होंने वो जानकारियां हमसे शेयर की। तो कहानी शुरू करते हैं। दिलीप साहब ताउम्र एक्टर ही बने रहे। ना उन्होंने कोई कंपनी बनाई, ना कोई एड किया, ना कोई मॉडलिंग, ना कोई एजेंसी चलाई। वो विशुद्ध अभिनेता रहे। उनमें भी वो 2 साल या पौने 2 साल में एक फिल्म करते थे। जब लोग सैकड़ों फिल्मों में काम कर लेते हैं तो उन्होंने महज 60-65 फिल्मों में काम किया। दिलीप साहब दुनिया के पहले रियलिस्टिक एक्टर थे। उनसे पहले हमारे यहाँ जो सिनेमा बनता था वो बहुत ही स्टरलाइज्ड, शैलीबद्ध और नाटकों के प्रभाव वाला होता था। दिलीप साहब ने सिनेमा और कैमरे की नई एक्टिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी। खुद अमिताभ कह चुके हैं कि मैं भी दिलीप साहब को फॉलो करता हूं। दिलीप ने 1940 के दशक में मधुबाला, वैजयंती माला और कामिनी कौशल के साथ अपनी पारी शुरू की थी। और जब वो अपनी पारी खत्म करने की तरफ जाते हैं तो उनकी हीरोइन रेखा, मुमताज, हेमा मालिनी ये अभिनेत्रियां होती हैं। 1912 में भारत में पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। ये मूक फिल्म थी और इस लिहाज से यदि आप फिल्म इंडस्ट्री के शतक में देखें, 100 साल में देखें, तो दिलीप साहब के 80 साल हो जाते हैं। दिलीप साहब यानी कि ऐसा एक्टर जो अपनी शर्तों पे काम करता था, जिन्होंने कभी बाजार के दम पर अपने को खड़ा नहीं किया, बल्कि बाजार उनके दम पे खड़ा हुआ। आज जब कोई भी एक्टर हॉलीवुड जाने की होड़ में रहते हैं, तब दिलीप साहब हॉलीवुड की फिल्मों को मना करने के लिए रत्ती भर भी नहीं हिचके थे। एक बार हॉलीवुड डायरेक्टर डेविड लीन एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। उनकी चौथी पत्नी का नाम लीला माटकर था। डेविड लीन साहब की चौथी पत्नी हिंदुस्तानी थी। लीन साहब ने 6 शादियां की थी और सबसे लंबे समय तक यानी 18 साल तक वो लीला जी के ही साथ रहे थे। नहीं तो हर शादी करीब 8-10 साल ही रही। खैर ये किस्सा कभी और। तो लीला जानती थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें एक मुस्लिम कैरेक्टर चाहिए और डेविड साहब को यूरोपियन कैरेक्टर लेना नहीं चाहते थे। लीला जी ने लीन साहब से कहा कि आप दिलीप साहब से मिलिए, वो इस रोल के लिए एकदम फिट रहेंगे, मुफीद रहेंगे आपके लिए। लीन साहब दिलीप साहब से मिले और उन्हें स्टोरी सुनाई। दिलीप साहब ने पूरे तहे दिल से स्टोरी सुनी और अंत में बस इतना ही कहा, देखिए मैं ये रोल नहीं कर पाऊंगा। अब लीन साहब चौंके और पूछे कि तो फिर आपने मना क्यों कर दिया इस रोल के लिए। दिलीप साहब ने एकदम साफ कोई से अपनी बात रख दी और बोले कि अंग्रेजी फिल्म में अंग्रेजों के बीच में एक आउटसाइडर की तरह महसूस करूंगा और मैं आउटसाइडर की तरह महसूस नहीं करना चाहता। फिर ये रोल एक अरेबियन एक्टर उमर शरीफ को मिला और उस दिन के बाद से उमर शरीफ का करियर संवर गया। ये कहा जाता था कि जिस रोल को दिलीप साहब मना कर देते थे, उस रोल को करने वाले एक्टर की किस्मत भी चमक जाती थी।
यदि नया दौर की बात करें तो मध्य प्रदेश के बुधनी में नया दौर की शूटिंग हुई थी। गाड़ी और तांगे वाली जो एक रेस थी उसका सीक्वेंस इन्हीं घाटियों में शूट हुआ था। ये फिल्म पूंजीवाद के खिलाफ गरीब वर्ग के विद्रोह के ऊपर थी। उस सामाजिक ताने बाने में पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह करने की क्षमता लोगों में नहीं थी। बहुत देश करीब करीब आजाद हुआ था, बहुत कम समय हुआ था, बहुत दबे कुचले लोग थे, सामंतवाद हावी था। सामाजिक फिल्में कैसी बननी चाहिए इसका नजरिया यहीं से बदला। ये नजरिया नया दौर नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा कि वो नए दौर वाला था। किसी समस्या का फिल्मांकन बड़ी बात होती है। क्या आपकी फिल्म से लोगों में कोई संदेश जाता है? वो अगर कहानी में ना हो तो सामाजिक फिल्मों का कोई औचित्य नहीं। और यही बात दिलीप साहब ने और B.R. चोपड़ा ने बहुत अच्छे से समझ ली थी। और फिल्म की कहानी, सारी चीजें, ट्रीटमेंट, आज भी आप देखें तो वो फिल्म नई लगती है। अपनी कई फिल्मों से वो आगे है। दिलीप साहब को आप उस दौर का मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। 1944 में दिलीप साहब की पहली फिल्म आई थी ज्वार भाटा। वो बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे। फिल्म के लिए बॉम्बे टॉकीज की मालकिन और हीरोइन देविका रानी ने दिलीप कुमार को चुन लिया था। ओके, आप काम करेंगे फिल्म में। अब मालकिन के सामने घबराना तो दूर, दिलीप साहब गजब के कॉन्फिडेंट थे। तब शुरुआत ही दिलीप कुमार साहब की एकदम हाइट से। एक शॉट में दिलीप को हीरोइन यानी देविका रानी की तरफ दौड़कर जाना था और उन्हें आत्महत्या करने से रोकना था। डायरेक्टर ने दिलीप से कहा कि ये आपका शॉट है। दिलीप साहब बोले कि ठीक है, कर लूंगा। दौड़ने वाला शॉट था तो इसके लिए जर्मनी से एक नया कैमरा मंगवाया गया था। डायरेक्टर ने कहा कि यार मैं एक्शन कहूंगा तो आप दौड़िएगा। जैसे ही एक्शन कहा गया दिलीप साहब दौड़ पड़े, पर डायरेक्टर को मजा नहीं आया, कुछ उलट पुलट सा हो गया। दिलीप साहब बोले क्या हुआ? डायरेक्टर ने कहा कि आप इतना तेज दौड़े हैं कि वो कैमरे में ब्लर कैप्चर हुआ है, आपकी तस्वीर ही नजर नहीं आ रही। दिलीप साहब ने कहा अरे आपने मुझे बताया था कि हीरोइन को बचाना है। अब मैं धीरे धीरे दौड़ूंगा तो हीरोइन को कैसे बचा पाऊंगा? मैं तो कॉलेज में 200 मीटर रेस का चैंपियन रहा हूं। अब जो मेरा कैरेक्टर है उसके बिहेवियर के बारे में तो पता होना जरूरी है। ये थे दिलीप साहब। 1982 में आती है शक्ति। लीड रोल में दिलीप साहब थे, सेकंड लीड यानी उनके बेटे के रोल में अमिताभ थे। अब ये बात किसी से गले नहीं उतर रही थी कि अमिताभ और सेकंड लीड। उस समय अमिताभ चरम पर थे, सुपरस्टार हो चुके थे, तमाम सारी चीजें। दिलीप है, लेकिन दौर अमिताभ का शुरू हो चुका था। अमिताभ को सेकंड लीड में होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वे बस दिलीप के साथ काम करना चाहते थे। और जब फिल्म रिलीज हुई तो ये दिलीप साहब ही नहीं, अमिताभ की भी बेहतरीन फिल्मों में से है। एक्टिंग, म्यूजिक, बाप बेटे की तनातनी, वो खींचतान, वो एक्सप्रेशंस, सब क्लास है। फिल्म के आखिरी शॉट यानी दिलीप के अमिताभ को गोली मारने वाले शॉट को मुंबई के नए बने एयरपोर्ट में शूट किया जाना था। अमिताभ यूनिट से थोड़ा सा दूर हटकर रिहर्सल कर रहे थे, पर कुछ लोगों की आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी। दिलीप साहब भाप गए और लोगों को जमकर डांट लगाई कि जब एक एक्टर काम में ध्यान लगा रहा है तो सबको उसका सहयोग करना चाहिए। यही थे दिलीप और यही थी हमारी आज की उनको ट्रिब्यूट देती एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, हम लोग कमोबेश रोज क्वालिटी क्वांटिटी पर बात करते हैं, इसका फर्क भी जानते हैं, पर इस चक्कर से निकल नहीं पाते। आप जितना सिलेक्टिव होंगे उतना ही परफेक्ट होते चले आएंगे। हम सबको करने के बारे में तो पता होता है, पर क्या नहीं करना है यह शायद पता नहीं होता, और बस यही क्वालिटी गिर जाती है। कम कीजिए, दुरुस्त कीजिए, अपने किए को रॉक सॉलिड बनाइए, अपने किए को और तराशिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। और हाँ,
कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनों से भी करवाएं। जय हिंद। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को Watch Ani TV. Hi, hello, namaste. We all are definitely feeling so bored at this time. So bored at this time. So why shouldn't we do something productive? I mean, listening some good stories, trying out some new things. I think we should listen some good stories. I will help you out then. My name is Shubhra. I will be coming at Ani's YouTube channel every second Sunday with a new interesting English story by legendary British authors. So stay connected with Ani, stay connected with happiness. And also see you there at Inspired Stories by Shubhra.